नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के वस्त में एक होटल में मौजूद हूँ, जहाँ से अभी चंद लम्हों के बाद हम उस मकाम पे जाएंगे जहाँ आज पाक यूरो जर्नलिस्ट फोरम की इफ्तिताई तकरीब भी हो रही है और इसके साथ ही अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात के हवाले से एक खुसूसी सेमिनार का एहतमाम भी किया गया है, इकबाल और आज का पाकिस्तान। हमें खुशी इस बात की है कि एक माह पहले हमने जो ये पाक यूरो जर्नलिस्ट का क़याम अमल में लाए थे, एक माह में आप यकीन करें अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेके जापान तक जैसे हमें पजीराई मिली है, तो हम शायद ये अब सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि इसे यूरोप की सतह से ज़रा सी वुसअत दी जाए दुनिया के हवाले से, लेकिन इसे किसी और हवाले से वुसअत देंगे कि अभी तक चूँकि मेन टारगेट हमारा यूरोप ही है। बहुत से लोग मुझसे इस दौरान ये पूछ चुके हैं कि इस तंजीम के बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या हैं। मैं बिल्कुल दो लाइनों में आपको ये बता दूं। अव्वल तो हमारी इस तंजीम का सियासत से किसी मानी में भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब चूँकि सियासत हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुकी है कि किसी भी मौजू से आप ज़िंदगी गुजार रहे हों सियासत दर आती है, लेकिन जिन मानों में वतन अज़ीज़ की सियासत है उस तरह से हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सबसे बड़ा मकसद पाक यूरो जर्नलिस्ट फोरम का है वो ये है कि ये एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है जो ज़िक्री से ज़्यादा फ़िक्री प्लेटफॉर्म है। और सहाफ़त की जो अब हालत हो चुकी है कि जिस तरह इबादत भी तिजारत बन चुकी हुई है, इसी तरह से सहाफ़त भी तिजारत बन चुकी हुई है। और तिजारत उस तबके ने इसको बनाया है जिस तबके का किसी सूरत भी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अब वो ज़माना आ गया है कि लोग जिसके पास $100 हैं और वो एक होस्टिंग ख़रीद कर दूसरी जगहों से कट पेस्ट करके ख़बरें लगा सकता है और जितनी अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर सकता है या जितनी अच्छी तरह से झूठ बोल सकता है या जितनी अच्छी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, तो इसीलिए सहाफ़त जो है वो तिजारत बन गई। हमने अपना आलमी अखबार भी इसी मकसद के तहत शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के इश्तिहार के बगैर हम उसे एक तहरीक के तहत चला रहे हैं। और अब भी ये जो तंजीम बनाई है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, इसका भी बुनियादी मकसद ये है कि कम अज़ कम यूरोप की सतह पर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, वो जिन्हें मैं वाकई सहाफ़ी कहता हूँ डेफिनेशन के एतबार से, उन सहाफ़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि हम हकीकी और दुरुस्त सहाफ़त जो है अव्वलन उसको फ़रोग़ दें, दूसरे उसके तामीरी पहलू को सामने रखें और तीसरे वो लोग जिन्होंने सहाफ़त को बदनाम किया है उनका मुहासबा हम अपनी तंजीम में रहते हुए खुद करें। एक बात और करके आपसे इजाज़त चाहूँगा और उसके बाद अब चूँकि तकरीब शुरू होने वाली है आपको तकरीब में ले चलेंगे और वहाँ जितनी गुफ्तगू होगी वो भी आप तक पहुँचेगी कि हमारी इस तंजीम में कोई 100-200 आदमी नहीं है। और मैं यूँ भी मजमे का कायल नहीं हूँ और हुजूम पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जहाँ हुजूम होगा वहीं पर इख्तलाफात और मसाइल पैदा होते हैं। वैसे इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हम चंद लोग हैं, यूँ समझ लीजिए कि बुनियादी तौर पर 10-12 लोग हैं पूरे यूरोप के अंदर, लेकिन हमारी तादाद अरकान की ज़्यादा है, लेकिन जिसे कोर कमेटी कहते हैं वो 10-12 लोग हैं। और इसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, इसमें नक्काद भी शामिल हैं, इसमें तारीख़ नवीस भी शामिल हैं, इसमें फ़िक्री लोग भी शामिल हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी गुफ्तगू है, हम जिस एंगल से सोचते हैं, जिस एंगल से गुफ्तगू करते हैं, हमसे इख्तलाफ किया जाए, हमसे पूछा जाए कि हम जिस मसले पर अपना एक अलग रुख पेश कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं। और इख्तलाफ के साथ ही ज़िंदा रहना दरअसल ज़िंदगी है। आज की ये तकरीब कैसे आगे चलेगी, क्या गुफ्तगू इसमें होगी, तो यूँ समझिए कि हमारे अमली सफ़र की ये इब्तदा है। मैं बिला कमोकास्त किसी किस्म की रिजर्वेशन के बगैर, चूँकि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के 45 बरस और नशरियाती ज़िंदगी के 45 बरस इसी तरह से गुजारे हैं
کیونکہ قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت ہے اور کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. میں اسے آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں میں سب سے پہلے ہمارے عالمی اخبار کے بیورو چیف نائب صدر جرمنی طاہر ملک صاحب میرے لیے قابل عزت ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا اس تنظیم کو بنانے میں. پھر نوجوان ہمارے صحافی بھی اور بڑے انقلابی سوچ کے حامل دانیال رضا. پھر جرمنی فرینکفرٹ کے بڑے طویل عرصے سے اخبارات سے منسلک اور دینی سماجی ان تمام تنظیموں سے منسلک ارشاد ہاشمی صاحب جو وائس چیئرمین بھی ہیں. اور پھر خاص طور پر میں ہائیڈلبرگ کے اپنے بھائی سید جمال الدین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا تعاون ہر صورت میں ہر طریقے سے، چاہے وہ عملی صورت میں ہو، حوصلہ افزائی کی صورت میں ہو، یا شانے کے ساتھ شانہ ملا کے چلنے کی صورت میں ہو، وہ حاصل ہے. میں ان لوگوں کا نام اس لیے آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری تنظیموں میں جہاں بہت سی بدعتیں آئی ہیں وہاں ایک بدعت یہ بھی آئی ہے کہ کام کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، نام کسی اور کا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگ ان ناموں کو آن ریکارڈ نہیں رکھتے ہیں. یہی دراصل تاریخ نویسی ہے، ورنہ ملوکیت کی لکھی ہوئی تاریخ میں اور آج کے اس عہد میں لکھی ہوئی تاریخ میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی یہ تقریب اس حوالے سے بہت پسند آئے گی کہ اس میں روایتی گفتگو نہیں ہوگی کہ علامہ اقبال کی وفات جو ہے وہ 21 نومبر کو ہوئی. علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ان کے والد جو تھے وہ ایک اسکول کے ٹیچر تھے، انہوں نے بانگ درا میں یہ لکھا ٹہنی پہ شجر کی تنہا ایک بلبل تھا اداس بیٹھا. یہ وہ کتابی باتیں ہیں جس نے اقبال کے قد کو چھوٹا کیا ہے. اچھا، ایک بات اور بڑا کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے علامہ اقبال کے یوم وفات کو اپنی اس تنظیم کی پاک یورو جرنلسٹ فورم کی افتتاحی تقریب سے اس لیے منسلک کیا ہے کہ کچھ شرپسند ذرا بڑا سا لفظ ہے لیکن اب چونکہ عام ہو چکا ہے اور شرپسندی بہت سے معنوں میں ہے، کچھ لوگ ہم پر اس طرح سے الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اقبال کے خلاف ہیں یا علامہ اقبال کے خلاف ہیں، قائد اعظم کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں. دنیا میں لوگ اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، اس کی اہل بیت کے خلاف ہیں. تو اگر ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے روایتی باتیں نہیں ہوں گی. اگر آپ کسی اور رخ سے اقبال کے فلسفے کو، اقبال کی شاعری کو، اقبال کی فکر کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے اس فلسفے کو اس پلیٹ فارم سے پیش کریں، لوگ آپ سے سوالات کریں اور یہ بات آپ تک پہنچے. یہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں.